चलो बेटा, लेट स्टार्ट लास्ट लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. द लेक्चर डील विथ डिसीजन मेकिंग, टॉपिक नंबर 3. अगर आपको थियरी समझ में आता है, प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ऑलरेडी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ है, तो हम यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो मेथड नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन. यानी क्या हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो चल रहा है, क्या हमको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए डिसीजन लेना. तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलता है देखते हैं. A business producing only one type of product may add another product to make use of available facility which are otherwise idle और कैप्चर न्यू मार्केट. सीधा बताया कि फॉर्म कब सोचेगा. तो पहला पॉइंट में सब कुछ आंसर का जवाब दे दिया है कि सपोज मैं FY SY TY पढ़ा रहा हूँ अपने लोकेशन के ऊपर, अपने प्रीमाइसिस के ऊपर. तो ऑलरेडी दिन में मैं सिर्फ 6 घंटे पढ़ा रहा हूँ, बाकी का टाइम मेरे पास फ्री होता है. तो यहाँ पे मुझे डिसीजन लेना है, क्या मैं 11-12 स्टार्ट करूँ कि ना करूँ. अगर नहीं करूंगा तो ये जो जगह है वो बाकी के 18 घंटे आइडल खाली पड़ी रहेगी. तो द डिसीजन डिपेंड अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, assuming that fixed cost do not increases. तो डिसीजन कैसे लेना है. तो 11-12 अगर मैं स्टार्ट करने का सोचता हूँ कि भाई मेरे पास दिन में 12 घंटे करने की कैपेसिटी है काम, मेरा FY SY TY 6 घंटे में ओवर हो जाता है, बाकी के 6 घंटे में मैं 11-12 कॉमर्स स्टार्ट करूँ. तो वो डिसीजन कैसे डिपेंड करेगा. तो दो कंडीशन पे कि 11-12 स्टार्ट करता हूँ तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा. ना पॉइंट नंबर 2, मुझे कोई फिक्स कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि बेंचेस ऑलरेडी FY SY TY के लिए परचेस करके रखिए. 11-12 के कोई एडिशनल बेंच खरीदने की जरूरत नहीं है. 11-12 के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्टर खरीदना नहीं है. 11-12 के लिए स्पेशल बोर्ड परचेज नहीं करना है. 11-12 के लिए स्पेशल पंखे की फैसिलिटी अरेंज नहीं करनी है. तो इन शॉर्ट ऑलरेडी जो मेरे FY SY TY के अंदर फिक्स कॉस्ट करा हुआ है, वही फिक्स कॉस्ट से मुझे 11-12 में फायदा हो जाएगा. यानी सिर्फ यही चीज देखना है कि अगर मुझे कंट्रीब्यूशन मिलता है कि नहीं. अगर कंट्रीब्यूशन मिलेगा ज्यादा या अच्छा या पॉजिटिव तो मैं नया प्रोडक्ट चालू करूंगा. अगर कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा तो मैं डिसीजन कैंसिल कर दूंगा. तो लिखा हुआ है द एंटायर फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म आर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. So recovery of fixed cost from new product does not arise at all. Therefore MCQ में आ सकता है contribution of new product is equal to net profit. यानी मेरा जो भी contribution होगा वही मेरा profit होगा. क्लियर? देखो एग्जांपल देखते हैं. A company manufacture product A and provide you following information. कंपनी प्रोडक्ट A बनाती है. प्रोडक्ट ए का सेल 75,000, मटेरियल कॉस्ट 30,000, लेबर कॉस्ट 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 10,000. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 30 + 10 50,000. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड्स 50,000. क्लियर? एक प्रोडक्ट है. इन ऑर्डर टू इंक्रीज इज सेल बाय 25,000. कंपनी क्या सोचती है कि मैं प्रोडक्ट बी बनाऊं. प्रोडक्ट बी बनाने की वजह से मेरा सेल्स 25,000 हो जाएगा. सो द कंपनी प्लान टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट बी एंड द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी. ने प्रोडक्ट बी का खर्चा क्या बताया? मटेरियल का खर्चा 10,000, लेबर का खर्चा 8,000, वेरिएबल कॉस्ट 5,000. एडवाइस वेदर प्रोडक्ट बी विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट. क्या हमारे लिए प्रोडक्ट बी बनाना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा. तो हमको यही चीज के ऊपर डिसीजन लेना है. यही चीज के ऊपर हमको डिसीजन लेना है. तो देखो सबसे पहले तो मैंने प्रोडक्ट ए बना ला. फॉर्मेट क्या था हमारा? वही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट. तो देखो पहले प्रोडक्ट ए का 75,000, 50,000 वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा तो कंट्रीब्यूशन है 25,000. 25,000 में से फिक्स कॉस्ट 15,000 माइनस करा तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000. ये तो प्रोडक्ट ये तो मेरा चल ही रहा है, जिसमें मेरा टोटल प्रॉफिट 10,000 है. अब मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट बी बनाना है.
तो प्रोडक्ट बी बनाने का सेल्स 25,000 ने, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10 + 8 18, 18 + 5 23,000, 25,000 में से 23,000 गए तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 2,000। अब मेरे को प्रोडक्ट बी बनाने के लिए कोई फिक्स कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट मैंने प्रोडक्ट एक में करा था, वही मशीन वही इक्विपमेंट वापर के मैं प्रोडक्ट बी बना रहा हूँ। तो मुझे प्रोडक्ट बी के लिए कोई फिक्स कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने थियरी में देखा कि जो कंट्रीब्यूशन होगा वही तुम्हारा नेट प्रॉफिट होगा। तो कॉमन सी बात है कि अगर मैं प्रोडक्ट बी बनाता हूं तो मेरा प्रॉफिट 2,000 से इंक्रीज हो जाएगा। देखो टोटल मार के देख लो, 75 + 25 1 लाख, क्लियर। तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 10,000 से कितना हो गया 12,000, यानी 2,000 रुपए मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। देयरफॉर तो आंसर तो ये है, देयरफॉर डिसीजन शुड बी इन द फेवर ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बी। इसलिए मुझे प्रोडक्ट बी बनाना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि डेफिनेशन में ही सजेस्ट किया था कि तुमको कोई एडिशनल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 2, क्लोजिंग डाउन और सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी। क्या हमको कोई वेंचर कोई प्रोडक्ट लॉस में है तो क्या हमको उसको बंद कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? देखो क्वेश्चन देखो, यही खबर पड़ जाएगी ऑर्डिनरी डिसीजन मेकिंग और मार्जिनल कॉस्ट पढ़े लिखे में। इन क्लोजिंग डाउन एक्टिविटी द गाइडिंग प्रिंसिपल टू बी फॉलो इन मेकिंग डिसीजन इज द कंट्रीब्यूशन बाय प्रोडक्ट टू द फंड, जिसको अपने बोलते हैं कि 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है तो उनका फंड कितना है। If product is contributing least something toward fixed cost, the decision should be in favor of contribution। तो हम कंट्रीब्यूशन को देख के ही डिसीजन लेंगे। क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। A company produce 3 product for which material statement has been presented। Material A चेक करो, सेल्स 32,000, वेरिएबल कॉस्ट 24,500। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया 32,000 - 24 तो 7,500। फिक्स कॉस्ट कितना है 10,500। तो प्रोडक्ट ए के अंदर रिपीट करता हूँ, सॉरी, प्रोडक्ट ए के अंदर आपको 3,000 रुपए का लॉस हो रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट बी 45,000, प्रोडक्ट बी में 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रोडक्ट सी का वेरिएबल टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर आपको 10,000 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने टोटल करा तो आपका टोटल सेल्स तीनों प्रोडक्ट का 1,17,000 है। टोटल वेरिएबल को 66,500 है। टोटल फिक्स को 28,500 है और टोटल प्रॉफिट आप 22,000 कमा रहे हो। ये आपका कंपनी का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द डायरेक्टर कंसीडर दैट प्रोडक्ट ए सो लॉस। देख लो प्रोडक्ट ए में 3,000 का लॉस है क्योंकि 7,500 कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट 10,500 है तो 3,000 का नुकसान हो रहा है। इट शुड बी डिसकंटिन्यू, इसको बंद कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। बेस्ड ऑन द अबाउ डेटा शुड प्रोडक्ट ए बी ड्रॉप, क्या प्रोडक्ट ए को बंद कर देना चाहिए? व्हाट अदर फैक्टर्स शुड बी कंसीडर, या तो कौन से फैक्टरों पे ध्यान देना। अब तुम्हारे जैसे जितने भी लोग होंगे, मेरे जैसे जितने भी लोग होंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई प्रोडक्ट के लॉस कर रहा है तो इसको बंद कर दो। तो देखो पहले तो मैंने जो क्वेश्चन था वही करा कि अगर मैं प्रोडक्ट के बंद नहीं करता तो मेरे को साल भर का प्रॉफिट कितना है 22,000। कितना है 3 प्रोडक्ट का प्रॉफिट 22,000। जो क्वेश्चन था वही बना लिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट और लॉस। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट के लॉस कर रहा है तो उसको मैं निकाल देता हूँ। तो मैं सिर्फ क्या बनाऊंगा, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट बी का सेल्स 45,000, ऊपर से चेक करते जाओ, प्रोडक्ट सी का सेल्स 40,000, प्रोडक्ट बी का वेरिएबल कॉस्ट 21,000, प्रोडक्ट सी का वेरिएबल कॉस्ट 21,000। तो कंट्रीब्यूशन आया 24,000 19,000। अब फिक्स कॉस्ट कितना हो गया सर? फिक्स कॉस्ट तो 18,000 हो गया। गलत भाई, 9,000 बी का, 9,000 सी का, प्रोडक्ट ए का 10,500। भाई तुमने प्रोडक्शन बंद करा है, मशीन बंद नहीं करा है, तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट अभी भी कितना है 28,500। कितना है 28,500। कहां से आया? क्योंकि प्रोडक्ट ए बंद कर दिया तो उसका फिक्स कॉस्ट भी किस पे बर्डन आ जाएगा? उसके फिक्स कॉस्ट का बर्डन बी और सी पे आ जाएगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना बताया देखो यहाँ पे 28,500। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया 14,500। तो अपने लोगों ने क्या सोचा था भाई, प्रोडक्ट ए बंद कर दो
भाई जब तुम प्रोडक्ट ए बनाते थे तो तुम्हारा प्रॉफिट होता था 22,000। अब तुमने प्रोडक्ट बी निकाल दिया तो आपका प्रॉफिट हो गया 14,500। तो डिसीजन ये होता है कि भाई भले प्रोडक्ट ए 3,000 का लॉस करता है मगर उसके सामने हमको 7,500 का कंट्रीब्यूशन भी तो करके दे रहा है। क्लियर? तो अपना फेवर होना चाहिए, प्रोडक्ट ए को बंद करना नहीं चाहिए। देखो लिखा हुआ है, इफ प्रोडक्ट ए इज ड्रॉप there shall be loss of 10,500 which is going to be incurred whether product A is produced or not। सीधी बात है ना, 10,500 जो प्रोडक्ट ए का खर्चा था फिक्स कॉस्ट, वो तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे आप माल बनाओ कि ना बनाओ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है जी है। so it is advisable to continue प्रोडक्ट ए बनाना चाहिए। क्लियर? ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्रोडक्ट मिक्स। अब सूटेबल प्रोडक्ट मिक्स का मीनिंग क्या बताया है कि भाई सपोज आपको ऑप्शन दिया जाता है ये बनाओ या वो बनाओ। जैसे इफ अ कंपनी मैन्युफैक्चर मोर देन वन प्रोडक्ट, ध्यान देना कंपनी कितने प्रोडक्ट बना रही है, एक से ज्यादा। द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स इज दैट, बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स यानी दो मिक्सर ऐसे है विच गिव मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, जो आपको ज्यादा में ज्यादा कंट्रीब्यूट करके दे। The product which give maximum contribution should be selected and their production should be increased। यानी जो प्रोडक्ट मिक्स, जो मिक्सर आपको ज्यादा कमा के देता है वो आपको सिलेक्ट करना है ना, उसी को आपको प्रोड्यूस करना है। and the product which give comparatively less contribution should be reduced or closed down। उसको कम कर देना चाहिए या तो खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए या तो ऑब्वियसली कम कर देना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? यानी प्रोडक्ट्स मिक्स का मतलब ये होता है, क्या होता है कि जो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करके देगा आप वही प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो एग्जांपल देखते तो समझ में आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट। हो सीधी बात है, देखो सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट एक्स की दी है 27, वाई की दी 19। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है 14 रुपए 11 रुपए। डायरेक्ट वेजिस ये भी वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपए 3 रुपए। अदर ओवरहेड देखो क्या लिख के दिया, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजिस। इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा, यहाँ पे 4, वाई में 3, वहां पे 4, वहां पे 3। समझ में आया? फिक्स ओवरहेड 1000, फिक्स खर्चा कितना 1000, चाहे तुम एक्स बनाओ चाहे वाई बनाओ, कि एक्स वाई दोनों बनाओ। अब तुमको तीन ऑप्शन दिए, क्या बना है कि एक्स के 200 बनाओ वाई के 400 बनाओ। दूसरा ऑप्शन एक्स के 300 बनाओ वाई के 300 बनाओ, या तो तीसरा ऑप्शन 400 एक्स के बनाओ 200 प्रोडक्ट वाई के बनाओ। रिकमेंड विच मिक्सर शुड बी एडॉप्टेड, कौन सा मिक्सर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ लेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आता है, एक्स का 14 प्लस 4 18 प्लस 4 देखो लिख रहा है वेजिस 22 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है ना। वाई का 11 प्लस 3 14 प्लस 3 17। तो देखो यहाँ पे तुमको मार्जिनल कॉस्ट मिल गया 27 में से 22 गया कंट्रीब्यूशन 5, 19 में से 17 गया कंट्रीब्यूशन 2। अब तुमको तीन ऑप्शन दी, अब मैं देखो क्या बनाता हूँ, एक्स के 200 वाई के 200। तो सेल्स कितना आएगा 200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्स की सेलिंग प्राइस कितनी है 27 5400। 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वाई की सेलिंग प्राइस कितनी है 19 रुपए 7600। तो टोटल कितना हुआ 13,000। वेरिएबल कॉस्ट देखो 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स का वेरिएबल कॉस्ट कितना है 22 4400। 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वाई का वेरिएबल कॉस्ट कितना है 17 रुपए 6800। तो टोटल कितना हुआ 4400 प्लस 6800 11200। 13,000 में से 11200 माइनस करे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 1800 कंट्रीब्यूशन मिले। उसमें से फिक्स कॉस्ट दे दिया था 1000। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते तो आप फिक्स कॉस्ट अलग अलग जगह नहीं लिखोगे, एक ही जगह लिखोगे, टोटल में लिखोगे। तो आप प्रोडक्ट एक्स के 200 बनाते, प्रोडक्ट वाई के 200 बनाते, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा 800 रुपए। इसी तरह तुमने ऑप्शन नंबर 2 बनाया 300 एक्स के 300 वाई के, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 1100। 400 यूनिट एक्स के बनाए 200 यूनिट वाई के बनाए, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1400। तो सीधी बात है कौन सा प्रोडक्ट मिक्स सबसे बेस्ट है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट बी वाला है ना, ये सी है, जहाँ पे 400 यूनिट एक्स के बनाने 200 यूनिट वाई के बनाने, वो तुमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट करके दे रहा है 1400 रुपए।
तो आप ये मिक्सर को एक्सेप्ट करोगे। क्लियर, समझ में आया। एंड लास्ट मेथड इज एक्सेप्टिंग एडिशनल ऑर्डर, बहुत काम की चीज है एक्सेप्टिंग एडिशनल ऑर्डर। अब यहाँ पे मैं एक थियरी बता दूं, यहाँ पे थियरी नहीं दी है, डायरेक्टली सम दिया हुआ है। तो इसकी थियरी कुछ ऐसा बोलती है एक्सेप्टिंग एडिशनल ऑर्डर कि सीआर क्लासेस FY SY TY MSU के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, जहां पे उसके स्टूडेंट की फी की प्राइस, स्टूडेंट की फी है 10,000 रुपीज। कितनी रुपीज? 10,000। अब मेरे पास कोई अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, देखो मैं MSU के बच्चे पढ़ा रहा हूँ बीकॉम के, मेरे पास कोई अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आता है सेकंड ईयर से, वो बोलता है कि सर मुझे आप पढ़ा दो, मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो मैं उसके पास से 6,000 रुपये ले रहा हूँ। कितने ले रहा हूँ? क्वेश्चन समझना, 6,000 रुपये ले रहा हूँ। तो मुझे देखना है कि क्या ये 6,000 मेरे लिए फायदे कारक है। अगर मेरे पास टाइम है, जैसे पहली मेथड में पढ़ेला प्रोडक्शन वाला, अगर टाइम है और मुझे कंट्रीब्यूशन देता है तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी के बच्चे को पढ़ा दूंगा। क्लियर। मगर MSU का बच्चा सेकेंड ईयर में मेरे पास एडमिशन लेने आता है, सर मैं 6,000 दूंगा, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना है? नो। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे स्टूडेंट के पास से 10,000 ले रहा हूं, तो वो बच्चे पास से भी मुझे 6,000 10,000 ही लेने पड़ेंगे, वरना मार्केट में मेरी इमेज खराब पड़ेगी। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन समझो, सम समझ में आ जाए। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, मटेरियल का खर्चा 12 रुपए, लेबर का खर्चा 9 रुपए, वेरिएबल 6 रुपए, फिक्स्ड ओवरहेड 18 रुपए, सेलिंग प्राइस 51 रुपए। द कंपनी कैपेसिटी इज 1 लाख, मेरी बनाने की क्षमता कितनी है? 1 लाख यूनिट प्रोडक्ट बनाने की ताकत है। द प्रेजेंट वर्किंग कैपेसिटी इज 80,000, मगर मैं अभी हाल में कितने बना रहा हूँ? सिर्फ 80,000 यूनिट ही बना रहा हूँ, ज्यादा यूनिट नहीं बना रहा। द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 20,000 यूनिट एट ₹36 पर यूनिट फ्रॉम फॉरेन कस्टमर। एक मेरी देखो कैपेसिटी 1 लाख यूनिट, यानी मेरे पढ़ाने की कैपेसिटी 14 कलाक है, मगर अभी मैं FY SY TY 11 12 वालों को मिला के सिर्फ 10 कलाक ही पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब अजू भी मेरे पास 4 कलाक पढ़ाने की कैपेसिटी है। न ऐसे में कोई स्टूडेंट मिल जाता है, तो वही बोला है कौन सा? आउटसाइडर। एडवाइस मैन्युफैक्चरर शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर और नॉट। तो सीधी बात, तो यहाँ पे भी वही चीज है, कंट्रीब्यूशन महत्व रहेगा। तो पहले तो मैं जो बनाता हूँ लिख लूंगा। प्रेजेंट कितना बना रहा हूँ? 80,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 51, 40,80,000। वेरिएबल कॉस्ट 12 प्लस 9 प्लस 6, 12 प्लस 9 प्लस 6, 27 रुपीज हुआ, मल्टीप्लाई बाय 80,000, तो कितना आया? कितना आया? 21 लाख, सॉरी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 18 27, तो कितना आया? 21,60,000। तो सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन करूंगा तो आएगा 19,20,000 कंट्रीब्यूशन। कितना आया? 19,20,000। और फिक्स कॉस्ट की अमाउंट क्या दी? 18 इंटू 80,000, 18 इंटू 80,000, 14,40,000। तो प्रॉफिट कितना है? 4,80,000। ये तो मैं बना रहा हूँ। अब मेरे को एडिशनल ऑर्डर मिला बाहर से, क्योंकि मेरी कैपेसिटी कितनी थी? 1 लाख की, यानी मैं 20,000 यूनिट अजू भी चाहूँ तो बना सकता हूँ। कितने का ऑर्डर मिला? 36 रुपए। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 36, 7,20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 27 रुपए मेरा वेरिएबल कॉस्ट था, 12 रुपए इसका, 9 रुपए इसका, तो 7,20,000 माइनस 5,40,000। तो देखो अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लिखा? फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लिखा? फिक्स कॉस्ट जैसे मैंने बताया कि जब तुम एक से ज्यादा काम करते हो तो पहले में जो आपका फिक्स कॉस्ट है वही नहीं लिखा जाएगा, जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होगा वही तुम्हारा प्रॉफिट होगा। तो सिंपल है कि अगर फॉरेन कस्टमर मुझे 36 के भाव में 20,000 यूनिट बनाने का ऑर्डर देता है, तो मैं ये देखो लिखा हुआ है ना, द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड because it give additional contribution of 1,80,000 because fixed costs are fully recovered from present sale. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑल्सो गिव यूर एडवाइस इफ ऑर्डर इज फ्रॉम लोकल मार्केट। अगर कोई लोकल कस्टमर ने ऑर्डर करा होता तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? तो याद रखना, ऑर्डर फ्रॉम लोकल मार्केट should not be accepted because there shall be price discrimination in the market, and it will affect the relationship with the other customer who are purchasing at ₹51। यानी सीधा बताया कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। यहाँ पे हमने यूनिट 1
कॉस्ट अकाउंट कंप्लीटली कवर किया। क्लियर। अगेन आप लोग पास मटेरियल नहीं है तो पहला क्वेश्चन लिख लो बुक में, उसके बाद आप लोगों को सम सॉल्व करना है। क्लियर। थैंक यू।